हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देनी होगी। थोड़ी देर में वीडियो की तरफ ले चलूंगी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईसी के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर सबसे पहले अपलोड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक से पूछा कि आपने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सीजीआई ने कहा, फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए, सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने आदेश को जिस तरह समझा उसका जिक्र करता हूं। हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इस पर सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई के बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए, हम ये स्पष्ट करते हैं। सीजीआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। सीजीआई ने एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सीजीआई को लिखा गया कि उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है। सीजीआई ने कहा कि अगर बॉन्ड को भुनाया जाता तो ये कैसे पता चलता कि वो फेक नहीं है। इस पर साल्वे ने कहा कि हम धनराशि का पता लगाते हैं। केंद्र की तरफ से एसजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि आपने फैसला दिया, लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ दूसरी तरफ से इसे लिया जा रहा है। गंभीर मामला एसबीआई की अर्जी के बाद सामने आया। सोशल मीडिया पर भी अलग तरीके से चलाया गया। अगर किसी ने किसी को पैसा दिया तो उसके बाद सब अपने अपने तरीके से उसे देखेंगे। एसजी की दलील पर सीजेआई ने कहा कि आप अभी बहस ना करें, अभी आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि बॉन्ड को लेकर अप्रैल 2019 में कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से जानकारी मांगी थी, लेकिन केवल कुछ ही राजनीतिक पार्टी ने डेटा साझा किया था। इस पर एसजी ने कहा कि इसके पीछे हिडन एजेंडा है। एसजीआई ने कहा कि अगर आप 2018 की बात करेंगे तो वो उस फैसले की समीक्षा होगी जो हम नहीं करने जा रहे। हम यहाँ पहले विचार याचिका पर सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा सीलबंद कवर के तहत जमा किया गया चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक कर दिया। माना जा रहा है कि विवरण 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है। इस तारीख के बाद चुनावी बॉन्ड विवरण पिछले सप्ताह चुनाव पैनल द्वारा सार्वजनिक किए गए थे। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार सीलबंद कवर में चुनावी बॉन्ड का डेटा दाखिल किया था। वीडियो पर भी एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खा लेंगे मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे। लगता है भारत सरकार इसी लाइन पर चल रही है कि एक एक याचिका के सहारे जानकारी को सामने आने से रोका जाए या देरी की जाए ताकि जनता को पता ना चले। आखिर इसमें कितना बड़ा घोटाला हो सकता है कि सरकार नहीं बताने के लिए इतना प्रयास कर रही है। आज उद्योग जगत की संस्था फिक्की को जो डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, जो डांट पड़ी है कि उसके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पड़ी डांट अब गुलाब जामुन लगने लगी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच के सदस्य जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजीव खन्ना के सामने किसी की कोई दलील नहीं चल पा रही थी। फिर भी डांट खाने रोज ये नए नए संगठन को आगे कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी हुआ है उसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को रोकने के लिए कौन लगा है, किसे डर है कि जनता को पता ना चले। सारी शक्ति लगा दी गई है कि बॉन्ड के बहाने जो लूट हुई है उसकी जानकारी घर घर तक नहीं पहुंचे। अब जनता को भी अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी कि वह एक एक जानकारी जमा करे और घर घर पहुंचाए।
हमारा ही नहीं, उन सभी का वीडियो देखिए जो इस घोटाले पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के सबसे बड़े घोटाले को गोदी मीडिया गायब कर रहा है। कोर्ट के आदेश से बाहर ना आ सके तो कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं ताकि कुछ दिन और टल जाए, जहां है मामला वहीं अटक जाए। मगर कोर्ट को यह बात समझ आ गई है कि भारत के हित में इस घोटाले का भांडाफोड़ सबसे जरूरी है। यह हमारा पहला वीडियो है आज का, इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा, आज ही आएगा। देखते रहिए और पड़ोसियों को भी दिखाते रहिए। दिनेश कुमार खरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, 10 महीने का सेवा विस्तार मिला है। यह व्यक्ति बैंक के करोड़ों ग्राहकों और लाखों कर्मचारियों को शर्मसार किए जा रहा है। इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ने कायदे से समझा दिया कि फैसले में क्या लिखा है, क्या करना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्टेट बैंक का रुख देखकर लगता है कि आप कुछ खास डिटेल के बारे में बताएं, हम वही बताएंगे, मगर यह सही नहीं है। स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए। बैंक के चेयरमैन के रूप में उनका कर्तव्य बनता है कि वे फैसले को लागू करें, कहें कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी जानकारी देनी है तो इसका मतलब है कि जो गुप्त भी है वह भी बतानी है। क्या किसी चेयरमैन को यह बताना पड़ेगा कोर्ट का आदेश क्या है? यह हालत हो गई है इस चेयरमैन और बैंक की। यह किसकी सेवा के लिए किया जा रहा है? दिनेश कुमार खरा क्या सेवा विस्तार का कर्ज चुका रहे हैं? क्या बैंक का देश की जनता के प्रति, अदालत के फैसले के प्रति कोई कर्ज नहीं, कर्तव्य नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को रद्द कर दिया है। इस कानून को चोरी का अड्डा बनाने के लिए संविधान में जो भी संशोधन किए गए थे उसे भी रद्द कर दिया है। तब फिर स्टेट बैंक चुपचाप सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बता रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाएगा? इस बार लगता है कि वकील हरीश साल्वे को आगे करने के बाद भी उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जब कोर्ट ने कह दिया कि सारी जानकारी, मतलब जो गुप्त भी है, उससे सार्वजनिक करनी है, तो बार बार स्टेट बैंक ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? किसे बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है? या तो जनता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है कि हमने आपको धर्म की घुट्टी पिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया है और अब आपको कुछ भी पता नहीं चलने देंगे और ना हमने आपको जानने लायक, समझने लायक छोड़ा है। जब यह कानून रद्द हो गया, इसके लिए किए गए सारे संशोधन रद्द हो गए, तब यह सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनियां और राजनीतिक दल खुद से सारी जानकारी सड़क पर क्यों नहीं लाकर फेंक देती हैं? क्यों इसे मैनेज करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक कोड देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस और उनकी बेंच के सदस्यों की सख्ती आज देखने लायक थी। आमतौर पर मीडिया इसे डांट और फटकार के रूप में ही लिखता है। हम भी डांट का इस्तेमाल करते हुए बैंक को पड़ी डांट की गिनती कर रहे हैं ताकि पता चले कि भारत के इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले को छिपाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है। यही है राम राज्य का नाम लेकर राज करने वालों की ईमानदारी का नमूना। डांट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने स्टेट बैंक को सारी जानकारी देने के लिए कहा है। इसमें बॉन्ड के पीछे जो गुप्त नंबर होता है वह भी शामिल है। स्टेट बैंक नहीं तय कर सकता कि कौन सी जानकारी देनी है, कौन सी जानकारी नहीं देनी है। हम मानकर चलते हैं कि बैंक खुलकर जानकारी देगा, कोर्ट के समक्ष पारदर्शिता से पेश होगा, कोर्ट के साथ भेदभाव नहीं करेगा। डांट नंबर 2, स्टेट बैंक क्या यह कहना चाहता है कि आप ही बताइए क्या बताना है, हम वही बताएंगे? यह सही नहीं है। डांट नंबर 3, जब हम कहते हैं कि सारी जानकारी देनी है तो इसमें गुप्त डेटा भी शामिल है। अभी स्टेट बैंक को पड़ी डांट खत्म नहीं हुई है और फिक्की को मिली डांट पर तो हम आए भी नहीं हैं। बैंक के वकील साल्वे ने कहा कि क्या हम बता सकते हैं कि बैंक ने आदेश को कैसे समझा है? हम सारी बातें रखना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी जानकारी है बॉन्ड को लेकर वो सब बताएं। यह हो गई डांट नंबर 4। अदालतें डांट या फटकार उस तरह से नहीं लगाती, उनके बोलने का वैसे कायदा होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालत खराब कर दी। कोई बैंक बार बार जाए और कोर्ट वही बात बार बार दोहराए तो इसे डांट ही कहना चाहिए। जैसे ही हरीश साल्वे ने कहा कि अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग से कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया है उसकी सारी जानकारी सील बंद लिफाफे में दी जाए, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर फटकार लगाई और कहा कि हम ये समझते हैं कि आप राजनीतिक दलों की तरफ से पैरवी नहीं कर रहे। इसे गिनते हैं डांट नंबर 5। इस बिंदु को ठीक से समझिए। हरीश साल्वे फैसला पढ़ने लगे और कहने लगे कि हम यह समझे कि आपने कहा है कि जानकारी सील बंद लिफाफे में रखनी है और राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड की डिटेल से क्या करना है, पार्टियां अपने आप बता देंगी कि किसने पैसा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कह दिया, आप राजनीतिक दल के वकील हैं या राज्य की ओर से हैं, यानी सरकार की ओर से, स्टेट की तरफ से। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी जानकारी है आपको देनी है। अब आते हैं अगली डांट पर। यह डांट कुछ ज्यादा खतरनाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैंक को बॉन्ड नंबर बताना होगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बैंक को हलफनामा लिखकर देना होगा कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई। वकील साल्वे ने कह दिया कि हम ऐसा ही करेंगे, बैंक कोई जानकारी नहीं छिपाएगा। हरीश साल्वे अनुभवी और बड़े वकील हैं, लेकिन इतने कमजोर केस की पैरवी जब बड़े वकील भी करते हैं तो उनकी दलीलें सुनने में तो अच्छी लग सकती हैं मगर साबित कमजोर ही होती हैं। हरीश साल्वे की दलील से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि अनुभवी वकील के पास मजबूत तर्क हैं। कोर्ट के जवाब के सामने उनकी दलीलें स्कूली बच्चे के बहाने की तरह नजर आ रही थीं। सुनिए इस दलील को। हरीश साल्वे ने कहा कि मीडिया हमारे पीछे पड़ा है कि अवमानना की कार्रवाई हो जाएगी, बैंक को देख लेंगे। मतदाताओं को पता चलना एक बात है, लेकिन अगर जांच को लेकर जनहित याचिकाएं दायर हो जाएं, इसकी जांच करो उसकी जांच करो, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के फैसले का ऐसा मकसद भी है। बताइए मीडिया क्या कहेगा, कोर्ट में केस हो जाएगा, इसका डर सता रहा है। अगर किसी कंपनी को चंदा देने के बदले लाखों करोड़ों का धंधा मिला है, कोई कंपनी इसी साल बनती है और चंद महीने में करोड़ों का चंदा देती है, उसका मुनाफा भी उतना नहीं, तो जांच होनी चाहिए, जनहित याचिका तो दायर होनी चाहिए। जब सरकार खुद से जांच नहीं करेगी तो लोग कोर्ट के पास जाएंगे। जाहिर है यह कमजोर दलील थी और कोर्ट के सामने इसे टिकना भी नहीं था। कोर्ट में जो हालत थी उसे देखकर लगता है कि अब सरकार पब्लिक के बीच कहीं रोने ना लग जाए कि किसी तरह बॉन्ड की रिपोर्ट को गायब कीजिए, आप लोग प्लीज कोई भी खबर मत पढ़िए, हम लोग पकड़ा जाएंगे, धरा जाएंगे, कहीं छपा हुआ देखिए तो मत देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, हम लोग धरा जाएंगे। ये लेवल है क्या इस सरकार का? सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को पता होना चाहिए कि पब्लिक में किस तरह से अदालत का फैसला चल रहा है। जजों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि बाहर कैसी बातें हो रही हैं। विच हंटिंग शुरू हो गई है, सरकार के लेवल पर नहीं मगर दूसरे लेवल पर। जो लोग कोर्ट के सामने हैं वो प्रेस में इंटरव्यू दे रहे हैं और कोर्ट को शर्मिंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट भी चल रही है जिनका मकसद शर्मिंदा करना है। तथ्यों को घुमा फिराकर किसी भी तरह की पोस्ट चलाई जा रही है, जैसे कोई कह दे कि रोहतगी ने इतना पैसा दिया। इसका एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या बेंच इस पर कोई आदेश देने पर विचार करेगी? तो क्या यह आदेश मांगने का प्रयास हो रहा था कि इसके कवरेज के बहाने तरह तरह के सवालों के उठाने पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा दे? कमाल है। इस वीडियो को 4 बार देखिए, एक एक तर्क को ठीक से देखिए और याद कर लीजिए कि कैसे कैसे बहाने बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, उससे सरकार को इतनी घबराहट है, कंपनियों को घबराहट है। काम ही ऐसा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा? कोर्ट को शर्मिंदा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, फिक्की कर रहा है जो कोर्ट से कह रहा है कि जानकारी सामने ना आए, जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है कि सभी जानकारी सार्वजनिक हो, फिर भी ये चले जा रहे हैं कि जानकारी सामने आने मत दीजिए। इसलिए यह डांट नंबर 7 है। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एक संस्थान के रूप में हमारे कंधे इतने चौड़े हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उससे प्रभावित नहीं होते। हमारा एक ही मकसद है, डिस्क्लोजर। हम कानून के बनाए नियमों के आधार पर चलते हैं।
ऐसी ऐसी डांट पड़ी है आज स्टेट बैंक को। चुनाव आयोग जब कहता है कि उसका एक ही सिद्धांत है, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, तो फिर चुनावी चंदे से जुड़े फैसले को लागू करने में इतनी अड़चनें क्यों हैं, देरी क्यों हो रही है? यह इस चुनाव की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, सबसे बड़ा घोटाला है। काश अदालत देखती कि सॉलिसिटर जनरल ने जो कोर्ट में कहा है वो कितना सही है। अदालत अखबारें नहीं पढ़ सकती हैं। हिंदी अखबारों में बॉन्ड की रिपोर्ट खाना पूर्ति की तरह छपी हैं। एक अखबार को छोड़कर कहीं भी पूरी डिटेल नहीं जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, द वायर और हिंदू में छप रही है। पूनम अग्रवाल पत्रकार हैं। उन्होंने अप्रैल 2018 में 1000 रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे, मगर पूनम के बॉन्ड की डिटेल अक्टूबर 2020 की सूची में है। यह कैसे हो सकता है? उनका कहना है कि अगर नंबर सार्वजनिक हो जाएगा तो ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पूनम अग्रवाल का वीडियो जरूर देखिए, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उनके YouTube चैनल का नाम है एक्सप्लेन एक्स, उसे फॉलो कीजिए और गोदी मीडिया को अगले 3 महीने तक के लिए देखना तुरंत बंद कीजिए। मैंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे 2018 में। मैं रिपीट कर रही हूँ, 2018 में जब ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बिकना शुरू हुआ था, उसी समय मैंने ये दोनों बॉन्ड्स खरीदे थे। और ये रहे बॉन्ड्स, एक मैंने खरीदा था 5 अप्रैल को खरीदा था 2018 में, और दूसरा बॉन्ड मैंने खरीदा था 9 अप्रैल 2018 में। ये दोनों बॉन्ड्स में एक यूनिक हिडन नंबर है, वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं जानबूझ के अभी आपको वापस से दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप फिर से मैं कंफर्म करूँ कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि एसबीआई ने भी कहा ये रखा इसीलिए फीचर गया था ताकि ये ऑथेंटिक है कि नहीं पता चल जाए। ये रहा दूसरा ये जो यूनिक नंबर है, ये रहा। इसका आप यूनिक नंबर देख पा रहे हो, मैं फिर भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। इसका यूनिक नंबर है OT015101। आई रिपीट, OT015101। लास्ट नंबर आप याद रखिएगा, ये 5 अप्रैल का है। और दूसरा बॉन्ड जो है वो भी ऑथेंटिक है। ये ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, इसमें भी इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है। इसका नंबर है OT015102। इसका मतलब यही है कि मैंने जब ये 2 बॉन्ड्स खरीदे, मेरे बीच कोई और आके बॉन्ड नहीं खरीदा, इसलिए इसका सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर आप कह सकते हैं कि साथ ही साथ है। एक है 01, एक दूसरा है 02। अब समस्या क्या है? अब समस्या पे आती हूँ। अब आइए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा पब्लिक डोमेन में है, आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी एक्सेस कर, सारी जनता एक्सेस कर सकती है, कोई भी कर सकता है। उस डेटा में मेरा नाम सरफेस कर रहा है, लेकिन किस तारीख में? और आपको फिर से बता दूं, डेट ऑफ परचेज के नाम के कॉलम में उन्होंने तारीख लिखी है। शुरुआत में जब आप देखेंगे तो वो डेट ऑफ परचेज लिखा हुआ है, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि डेट कोई और होगा। मेरा नाम है 2020 में, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे 2018 में, और पूनम अग्रवाल नाम लिखा हुआ है और 1000 का डिनोमिनेशन भी लिखा है। मैंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपए का खरीदा था, लेकिन 2 खरीदा था। अब आप सोचेंगे कि पूनम अग्रवाल तो कोई और भी हो सकती है। सही बात हो सकता है, कोई और भी हो सकती है पूनम अग्रवाल जिसने जाकर खरीदा हो, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरे पास जो फैक्ट्स हैं इतने ही हैं, और मैं चाहूंगी कि एसबीआई आकर बताए या उस पर कुछ एक्सप्लेनेशन दे कि आखिर मेरा नाम जो है 1000 डिनोमिनेशन में 1000, वो मेरा नाम इधर क्यों सरफेस कर रहा है। आपको ये भी बता दूं कि 1000 रुपए का बॉन्ड बहुत लोगों ने नहीं खरीदा, बहुत ही कुछ लोगों ने ही ये बॉन्ड खरीदा है, बहुत ही गिने चुने लोगों ने। तो इस तरह से अगर ये जो मेरा नाम है डेटा में पूनम अग्रवाल और 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, अगर मैं ही हूं, अगर मेरा ही नाम है और मेरा ही केवाईसी है जिसमें यूज किया है, तो फिर ये तो गलत है। दिस इज इनएक्यूरेट डेटा देन। इसलिए बॉन्ड के यूनिक नंबर का सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है। आप समझिए इस क्रोनोलॉजी को। याचिका के खेल से जानकारियों को टाला जा रहा है, रोका जा रहा है।
एक दिन ना सही 2 दिन ही सही, ताकि बहस और सुनवाई में कुछ दिन और निकल जाए और भारत की जनता को पता ना चले कि कितना बड़ा घोटाला हो गया। जिस तरह से एसबीआई को हर बार नोटिस और फटकार लग रही है, जिस बार सुनवाई होती है उस दिन उसको जो है फटकार पड़ती है, क्योंकि सारी जानकारी एक साथ नहीं दे रही है, वो ज़रूरी है कुछ न कुछ छिपा रही है, उनका हिडन एजेंडा है। वो क्या है वो तो सामने अब निकल कर ही आएगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।